बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, ना ही अभी तक प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो पाया है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम धामी अधिकारियों को सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए प्रभावित परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई जल्द से जल्द करने के निर्देश देते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाना है, उनकी यथासंभव सहमति के आधार पर उन्हें शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए। विस्थापित परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रभावित परिवारों से बातचीत कर सहमति के आधार पर सामुदायिक भवन, मंदिर, सड़क और अन्य कोई निर्माण करने की आवश्यकता हो तो किए जाए। जमरानी बांध परियोजना पर कार्यों में और तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। तो सौंग बांध पेयजल परियोजना से देहरादून शहर की लगभग 11 लाख आबादी को प्रतिदिन 150 MLD पेयजल की आपूर्ति होगी, जिससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा। तो बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित 10 गांवों की लगभग 15,000 आबादी की बाढ़ से सुरक्षा भी होगी। उधर समय पर मरीज को ना पहुंचाने पर अब एम्बुलेंस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस को 22 मिनट में मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, जबकि शहरी क्षेत्र में 15 मिनट में किसी भी मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचाना होगा। अगर इससे ज़्यादा समय एम्बुलेंस लेती है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने इसी तरह से एयर एम्बुलेंस के लिए भी समय को निर्धारित है, तो अगर अधिक समय एम्बुलेंस लेती है तो जुर्माना जरूर लगेगा। हमने अपने प्रदेश में 3 बेसिक चीज़ें की हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी 108 सेवा है, वो मरीज को 22 मिनट तक हॉस्पिटल तक उसको अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, क्योंकि कई ब्लॉकों में ये था कि दूरी बहुत थी हॉस्पिटल की, तो वहाँ हमने 2-2, 3-3 एम्बुलेंस अब लगाई है। अगर 22 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उन पर फाइन डाला जाएगा। शहरी क्षेत्रों में ये जो टाइम है वो 15 से 16 मिनट है कि 15 मिनट में उनको जो है हॉस्पिटल तक मैक्सिमम पहुंचाना है। हमारे राज्य में अब एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो गई है, और बड़ी बात यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब 70 साल से ऊपर के लोगों का 5 लाख निःशुल्क हो जाएगा। उनके आजकल अब आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। मैंने सभी माननीय विधायक लोगों से भी निवेदन किया है, प्रेस के लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने माध्यम से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आप प्रेरित करिए कि आयुष्मान कार्ड जरूर लें। उधर हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव पर कहा कि केदारनाथ में सामान्य तौर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा है और बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ सीट भी कांग्रेस जीतने जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि सत्ताधारी दल ने शराब जिहाद और पैसा जिहाद के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है और उन्हें लगता है कि नतीजे पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। सरकार के प्रति नाराजगी है, और ये नाराजगी उसी लाइन पर है जिस लाइन पर श्री बद्रीनाथ जी में थी, और कांग्रेस ने इस नाराजगी को कितना गांव-गांव तक पहुंचाया है, विशेष तौर पर महिला वोटर्स पर पहुंचाया है, उस पर हमारी जीत और जीत का मार्जिन निर्भर करता है। सामान्य वातावरण जो है हमारी जीत का है, सामान्य वातावरण जीत का है। मगर एक बात हमने केदारनाथ से लेसन के रूप में लिया है कि यदि कांग्रेस विपक्ष के रूप में लगातार आक्रामक रहे तो जनता जो है सामने आ रही है, वो रेस्पॉन्ड कर रही है, और वो ये स्थिति 2027 में सत्ता परिवर्तन तक लेकर के जाएगा। उधर देहरादून में उपभोक्ता और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य की रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के राशन डीलरों की कई समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन डीलरों को कोविड काल के दौरान का किराया नहीं मिला है, इसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग के राशन डीलरों को 21 महीने का किराया मिल चुका है, जबकि 7 महीने का बाकी है, जिसको लेकर विभाग कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार के खाद्य सचिव से भी लगातार इसको लेकर बात की जाएगी। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएँ थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यावहारिक चीज़ें थी जिनको कि वाक़ई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है, वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो, वो प्राप्त नहीं हो पाया है। जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो उन्हें राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी वो देने का कार्य करेंगे। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में निकाय चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत देर बाद एक्टिव मोड में आई है। जहां 1 साल पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, वहां बीजेपी ने अभी तक चुनाव नहीं कराए हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से एक्टिव हुई है। साल भर पहले निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए थे। पंचायतों के चुनाव भी सरकार टालने का काम कर रही है। सहकारिता के चुनाव घोषित होने के बाद टाले गए हैं। साल भर विलंब से वो घोषित हुए थे। अब निकाय चुनाव में क्योंकि जनाक्रोश का भय है, निकायों की आप स्थिति देख लीजिए, वहाँ पर कोई भी विकास के काम नहीं हुए हैं। ड्रेनेज का सिस्टम तक ये लोग सुधार नहीं पाए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। पार्कों की हालत बहुत खराब है। स्ट्रीट लाइटें कहीं नहीं हैं। इसी आशंका से कि कहीं जनाक्रोश भाजपा को ले न डूबे, इसीलिए चुनाव टाले जा रहे हैं। अब देखते हैं चुनाव होते हैं या नहीं होते, क्योंकि मुझे इनकी मंशा पर इसलिए संशय है। 3 बार माननीय हाई कोर्ट में झूठे हल्फनामे दाखिल कर चुके हैं, उसके बाद भी चुनाव नहीं हुए। उधर केदारनाथ चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक दिलीप रावत का कहना है कि वो खुद केदारनाथ उपचुनाव में गांव-गांव गए थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बीजेपी के प्रति स्थानीय लोगों का समर्थन उन्हें मिला, उससे साफ कहा जा सकता है कि केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी 100% जीतेगी। केदारनाथ में हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और मैं स्वयं गांव-गांव में गया था और जिस तरह से वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का रुझान था, उससे स्पष्ट है कि आशा नौटियाल जी भारी बहुमत से जीतने वाले। उधर पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। कृषि गणेश जोशी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नए नाम का उद्घाटन किया। अंग्रेजों के दिए नाम कंपनी गार्डन को 182 साल बाद बदल दिया गया है। तो अटल उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये बड़े गौरव का पल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था और उनको मसूरी से विशेष लगाव भी रहा। उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीक कंपनी गार्डन को अब अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। शीघ्र ही यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा भी लगाई जाएगी। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय को चुनाव लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और शीघ्र आचार संहिता लगने के बाद नगर निकाय चुनाव संपन्न कर दिए जाएंगे। मेरे लिए बड़े गौरव के क्षण हैं। जो मेरी एक दिली इच्छा थी, क्योंकि आज अगर हम मंत्री के रूप में हैं तो इसलिए हैं कि ये छोटा राज्य बना और इस राज्य को बनाया किसी व्यक्ति ने, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्गीय वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद इस राज्य का निर्माण हुआ और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिला, मंत्री बनने का मौका मिला।
उनका ऋण उत्तराखंड की जनता कभी चुका नहीं सकती। और आज एक मेरे प्रयासों से उनकी स्मृति में जो एक गुलामी का प्रतीक था कंपनी गार्डन, उसके नाम को हमने बदला है। उनका नाम अटल उद्यान, अटल पार्क के नाम पर रखा गया है। देखिए, आप जानते हैं कि मसूरी नगर पालिका 1850 में बनी और संयोग देखिए कि 21 नवंबर 1850 में मसूरी की नगर पालिका स्थापित हुई और आज भी 21 नवंबर है। और उस टाइम पे इसको हम लोग म्यूनिसिपल पार्क के रूप में जानते थे, फिर बाद में इसका नाम कंपनी पार्क के रूप में रखा गया। और उसके बाद सने सने यहाँ के लोगों की मांग उठी कि ये एक अंग्रेजियत के रूप में दिखाई देता है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमें किसी भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के नाम से इस पार्क का नाम रखा जाए जिस व्यक्ति ने इस प्रदेश का निर्माण कराया और जिसको पूरे चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी लोग बड़ा सम्मान करते रहे, जो भारत रत्न रहे, जिन्होंने परमाणु विस्फोट जैसे अनेकों कार्य उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा कराए गए, चाहे हमारी संचार क्रांति हो, सड़क क्रांति हो या हमारे इस उत्तराखंड के लिए औद्योगिक पैकेज देने की बात हो, बहुत से काम उन्होंने कराए। उधर ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो कैटेगरी के आवासीय भवनों की अस्थायी मरम्मत की अनुमति प्रदान कर दी गई है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसके आदेश जारी किए हैं। ज्योतिर्मठ में अस्थायी मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय भवन में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा, किसी प्रकार का नवनिर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। भवन स्वामी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा। संगठन और प्रभावितों द्वारा बताया गया था कि अधिकांश भवनों को तकनीकी संबंधी विभिन्न कारणों से धनराशि वितरित नहीं की गई है और प्रभावित उन्हीं भवनों में निवास कर रहे हैं। तो प्रतिनिधियों ने आगामी शीतकाल में ठंड से बचाव के लिए आंशिक रूप से छत, खिड़की, दरवाजे आदि की मरम्मत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध पत्र दिया था, जिस पर जिलाधिकारी ने शीतकाल को देखते हुए जनहित में येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवासीय भवनों में स्थायी मरम्मत की अनुमति के आदेश जारी कर दिए हैं। जो हमारी बैठक हुई थी जोशीमठ में मूल निवास संघर्ष समिति के साथ, और उसमें सचिव आपदा और आयुक्त गढ़वाल भी मौजूद रहे थे, तो वहाँ सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ था कि शीतलहर को देखते हुए वहाँ पे जो येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवास हैं जिनको CBRI ने चिन्हित किया था, जिसमें कि 482 येलो कैटेगरी के हैं और करीब 280 ग्रीन कैटेगरी के हैं, जिनमें आंशिक दरारें हैं, खिड़कियां टूटी हैं। तो शीतकालीन लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वह जो भी अपना हल्का मरम्मत का कार्य करवाना चाह रहे हैं वो इस आशय का प्रमाण पत्र तहसील में जमा करेंगे स्टाम्प पेपर में कि वे कोई भी नया निर्माण नहीं करेंगे, केवल मरम्मत कार्य करेंगे इन 2 कैटेगरी के आवासों में, तो उनको अनुमति दे दी जाएगी। तो जनहित में ये फैसला लिया गया है। उधर देहरादून में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर लगे खंभों पर हिंदू मंत्रों को लिखे जाने पर खुशी जाहिर की। साथ ही सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में बौद्ध धर्म के मंत्र वहां पर अंकित किए गए थे, लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं, जो बेहद ही खुशी की बात है। उनका कहना है कि हालांकि बौद्ध धर्म से उनका कोई द्वेष नहीं है, लेकिन देवभूमि में ये किया जाना उचित ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के एयरपोर्ट का नाम भी सरकार आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से हो जाता तो बहुत अच्छा होता, जो कि मांग भी की गई है। करना चाहते हैं और प्रसन्नता अपनी व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने देहरादून एयरपोर्ट के बाहर जो खंभे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है। क्योंकि पहले जो खंभे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका ज़्यादा कोई काम नहीं है और सभी खंभों में बौद्ध मंत्र लिखे गए थे। तो हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमको प्रसन्नता हुई जब हम अभी आए और हमने देहरादून एयरपोर्ट में जो नए खंभे बनाए गए हैं उनमें देखा कि अब हिंदू मंत्र अंकित कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने भी
सरकार के मंत्री ने या मुख्यमंत्री जी ने अथवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, जिसने भी ये कार्य किया है, हम उनको पूरी उनकी सराहना करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये काम अच्छा हुआ है। साथ ही साथ जो अराइवल के अंदर जो हॉल है उसमें जो बहुत बड़ा फलक बनाया गया है, उसमें 4 धाम के साथ साथ ज्योतिर्मठ को भी अंकित किया जाना, ये भी प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि ज्योतिर्मठ ये उत्तराखंड का गौरव है। धन्यवाद करना चाहते। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने नारसन ब्लॉक और मंगलौर नगर पालिका का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। तो निरीक्षण के दौरान उप कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा ब्लॉक मिशन मैनेजर और एरिया कोऑर्डिनेटर उपस्थित नहीं मिले, जिनका वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए गए। तो जिलाधिकारी ने नारसन ब्लॉक में वित्त आयोग की पहली किश्त खर्च न करने और टेंडर जारी न करने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने फाइलों में पाया कि कई कमियां हैं और कमियों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने क्षेत्र पंचायत की बैठक के समय पर कराने और कार्य योजना को समय से तैयार करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की सत्यापित फोटो अपलोड करने पर भी जोर दिया। निरीक्षण किया गया है ब्लॉक नारसन का, और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है, यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाएं, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं, इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है। इसलिए हमने इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास की जो फाइलें हैं वो देखी हैं, तो उन फाइलों में हालांकि कंप्लीट है, इनके केवल 2 ही आवास बचे हुए हैं, और जो पत्रावलियां हैं उसमें भी आवास की फोटो वगैरह लगी हुई है और लाभार्थी की फोटो भी लगी हुई है, तो वो तो कंप्लीट है। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी, सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, छुट्टियां वगैरह नहीं चढ़ाई गई हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं। उधर बगासू गांव के शहीद पायनीर रायचंद असवाल को 61 वर्ष बाद मिले सम्मान के बाद जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी और खंड विकास अधिकारी नौगांव ने उनकी मूर्ति का अनावरण कर श्रद्धांजलि देकर नमन भी किया। 18 साल की उम्र में शहादत देने वाले पायनीर रायचंद असवाल को स्थानीय लोगों ने याद करते हुए उनकी शहादत पर गोष्ठी आयोजित की। 61 वर्ष बाद मिले सम्मान पर लोक नृत्य किया गया और नौनिहालों द्वारा तिरंगे संग फ्लैग मार्च निकालकर उन्हें याद किया गया। तो शहीद की भतीजी ने उन पर आधारित कविता को सुनकर कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों को भाव विभोर कर दिया। शहीद के भतीजे ने बताया कि 1962 के भारत चीन युद्ध में नेफा सेक्टर पर भारत के जवानों ने वीरता के साथ सैकड़ों चीनी सैनिकों को मार गिराया था। भारत की तरफ से भी जवान शहीद हुए थे। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कहा कि उनका बलिदान लोगों के हृदय में जीवित रहेगा। मैं कर्नल जयेश बडोला हूँ, अवकाश प्राप्त, और अभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ अपना उत्तरकाशी जनपद में। आज सबसे पहले तो माँ यमुना और जो है हमारे शहीद पायनियर रायचंद असवाल जी को सबसे पहले तो उनको मैं नमन करता हूँ, और इस गांव को, बगासू की धरती को, बिल्कुल इस माटी को प्रणाम करते हैं जहाँ से उन्होंने ऐसा एक वीर सपूत को जन्म दिया। और जैसा कि अभी पहले थोड़ी देर पहले वक्ता ने बताया था कि पायनियर अपने रायचंद असवाल जी, पायनियर कोर होती है हमारी एक इंडियन आर्मी की, उसमें उनका अटेस्टेशन हुआ था। और बहुत ही कम उम्र में जब 1962 का युद्ध हुआ था अपना भारत और चाइना के बीच, उस समय चाइना ने जिस प्रकार छल से पूरा युद्ध किया था वो सब लोगों को, आप लोगों को अच्छी तरह परिचित हो, लेकिन उसमें हमारी भारतीय सेना ने बहुत ही टक्कर दी थी और बहुत ही अदम्य साहस से अपना जो है परिचय। हुकुम सिंह असवाल शहीद का सबसे बड़ा भतीजा हूँ। शहीद रायचंद असवाल आज से 62 वर्ष पूर्व नेफा सेक्टर में भारतीय सेना से चाइना वार में वीरगति के शहीद हुए थे। दुखद स्थिति ये थी कि उस समय तक भारतीय सेना हिंदी चीनी भाई के नारे के चक्कर में युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, जिसका फल ये हुआ कि यह शहीद वनों में भटकते हुए बड़े संघर्षों में जो है इन्हें जीवन अपना जो है छोड़ना पड़ा। ये कहानी मैंने
उनमें से बचे हुए एक सैनिक से सुनी थे। शहीद को ठीक 61 वर्ष बाद श्रद्धेय मोदी जी ने ये सम्मान दिया कि आज 61 वर्ष बाद इस शहीद को गांव में जो है गत वर्ष मेरी माटी मेरा देश के नाम से सम्मान मिला, और इस वर्ष श्रद्धेय जो हमारे विधायक जी हैं दुर्गेश्वर, उन्होंने प्रयास करते हुए आज इस महापुरुष को देव योनि में लाया है। उधर देहरादून में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान है। वहीं अभियान का निरीक्षण करने के लिए एसपी अजय सिंह ग्राउंड जीरो पर नजर आए। उन्होंने कोतवाली और पटेल नगर में सहारनपुर चौक, लालपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण और कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने मातहत पुलिस अधिकारियों को अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि राहगीरों का आवागमन बाधित न हो और यातायात सुचारू रहे। इस दौरान एसएसपी ने मुख्य मार्गों पर स्थायी अतिक्रमण बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि पुलिस अतिक्रमण करने वाले 85 से अधिक दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कर चुकी है। ये देखिए, हमारी जो सिटी एवं देहात के थाना पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में, जहाँ की एक प्रकार से जो फुटपाथ है जो कि पब्लिक के आवागमन के लिए है, यहाँ पे एक अस्थायी तौर पे अतिक्रमण कर रखा था। फड़ हैं, खोखे हैं या अपनी कोई सामान वगैरह रखा हुआ था और फुटपाथ के किनारे पे, तो उसके विरुद्ध जो है एक व्यापक रूप से अभियान पूरे जनपद में चलाया गया था। उस अभियान के तहत जो है तकरीबन 84 लोगों के ऊपर जो है ये एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें कुल मिला के 48 मुकदमे और 84 व्यक्ति इनके विरुद्ध एफआईआर जो हमारे बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत है वो पंजीकृत की गई थी। उधर हरिद्वार के श्यामपुर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 ग्राम स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नशे की खेप की बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी बिजनौर से देहरादून स्मैक की सप्लाई करने जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसे स्मैक की सप्लाई बिजनौर जिले के भीम आर्मी महासचिव ने दी थी। तो पुलिस के अनुसार राहुल चौधरी नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने राहुल चौधरी को वांछित घोषित कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर नशे के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की भी कोशिश शुरू कर दी है। वहीं राहुल चौधरी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ और तेज किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। श्यामपुर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और कार्रवाई की गई तो शांतनु नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 30 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है जो उसके कांटेक्ट में था इस स्मैक के लाने में, तो उसको वांछित किया गया है और शांतनु को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। अभी बरेली से चली थी और इसके बारे में पूरी डिटेल हासिल की जा रही है कि ये इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और कहाँ इसको पहुंचाना था। इनकी डिटेल लेके फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई भी उस विवेचना के तहत की जाएगी। राहुल चौधरी तक तो जो जानकारी मिली है वो राहुल चौधरी नाम के व्यक्ति की जानकारी मिली है और उसके वेयर अबाउट्स और वो क्या करता है इसके बारे में तस्दीक की जा रही है। उधर जोतनमठ में भोजन की तलाश में निकला भालू का सर कनस्तर में फंस गया। पूरी रात भालू इधर उधर घूमता रहा लेकिन सर कनस्तर से बाहर नहीं निकल सका। घटना के कई घंटों बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू के सिर से कनस्तर को निकाला और उसे आज़ाद कर दिया। वन विभाग के मुताबिक कई बार कोशिश करने के बाद भालू अपना सिर बाहर निकालने में नाकाम रहा। भालू का सर कनस्तर में फंसने की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैलने लगी तो वैसे ही वन विभाग की टीम हरकत में आई। बताया जा रहा है कि इससे पहले कि भालू को काबू में करने के लिए वन कर्मियों के पसीने छूट गए थे। क्षेत्र में लगातार भालू की दहशत बनी हुई है। उधर देहरादून के ओएनजीसी चौक में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है। इसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। एसएसपी देहरादून ने बताया कि दून में अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाने से दुर्घटना की आशंका कम की जा सकती है। रात के समय नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी किए जाएंगे।
से अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई जहां पर गाड़ियां जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की कार्रवाई गई है। तो ये सभी प्रपोजल रोड सेफ्टी कमेटी में चले गए हैं। रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया, बाकी अन्य जो विभागों द्वारा किया जाना है, जेब्रा लाइन को फिर से बनाया जाना है, रंबल स्ट्रिप लगाई जानी है, वो काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौराहों पर ये बन जाएगा।